हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हम इंडिया की बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये ऐसा एक डेस्टिनेशन है जहाँ जाने के लिए लोग मरते हैं। मतलब जो सब ड्राइव पसंद करते हैं, जो सब बाइक में ट्रैवल करते हैं या कार में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए तो ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लद्दाख टूर कैसे प्लान करेंगे, कैसे आप लद्दाख जा सकते हैं और वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, वहाँ की जो स्नोफील्ड माउंटेन्स है, उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं इन डिटेल्स में एक एक करके आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको कहाँ रहना है, कैसे जाना है और क्या क्या जगह वहाँ पे घूमने के लिए है, और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा वहाँ पे जाके घूमने के लिए, और आपको बाइक्स कहाँ से मिलेंगे, या अगर आप खुद के बाइक्स जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लद्दाख घूमने के लिए सबसे सही टाइम कौन सा है, कब आप जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे तरह से घूम सकते हैं। तो लद्दाख तो 6 महीने पूरा बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्नो पड़ता है, तो वहाँ पे घूमने लायक कुछ रहता नहीं है। तो ज़्यादातर जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो मई टू सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं। तो जून जुलाई द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू लेह लद्दाख। आप अगस्त टू अक्टूबर में भी जा सकते हैं, पर थोड़ा मानसून का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का संभावना रहता है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप जून और जुलाई में अगर प्लान करते हैं तो वहाँ बेस्ट टाइम रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आप लद्दाख जाएंगे कैसे। इसके लिए आपके पास 3 रास्ता है। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लेह लैंड कर सकते हैं। लेह में एयरपोर्ट है, तो आपको दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जो भी आसपास जो एरिया है वहाँ से आपको लेह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लेह आ सकते हैं। लेह लद्दाख के लिए ट्रेन की कोई भी सुविधा नहीं है, तो आप ट्रेन से आ नहीं सकते। अगर ट्रेन से आना है तो आप जम्मू आ सकते हैं। जम्मू से फिर आप श्रीनगर जा सकते हैं। खुद का कोई बाइक रेंट में या कार रेंट में लेके आप लेह लद्दाख घूमने के लिए जा सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है कि अगर आपको खुद के बाइक या खुद के कार से घूमना है तो आप कैसे जाएंगे। अगर ओन व्हीकल्स है तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, आप डायरेक्ट बाय मनाली से ले जा सकते हैं, या आप श्रीनगर के रूट से भी ले जा सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से, बाइक से या कार से मनाली के रूट से जाना चाहते हैं और रोहतांग पास क्रॉस करके जाना चाहते हैं, तो आपको रोहतांग पास के लिए एक परमिट चाहिए पड़ता है। उस परमिट के साथ ही आप रोहतांग पास के थ्रू से जा सकते हैं। पर अभी सबसे अच्छी बात यह है कि अटल टनल खुल चुका है, और अटल टनल के थ्रू से हम डायरेक्ट मनाली टू केलोंग जा सकते हैं, जिसके थ्रू से हम लेह पहुंच जाएंगे। अटल टनल में जाने के लिए आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप मनाली से लेह बहुत ही आसान तरीके से पहुंच सकते हैं, और रोहतांग पास से जाने में जितना टाइम ज़्यादा लगता था वो टाइम भी आपको कम लग जाएगा। तो ये भी बेस्ट रूट है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो बाय श्रीनगर कारगिल होके लेह पहुंच सकते हैं। अगर आप श्रीनगर कारगिल होके ले जाते हैं तो उस वहाँ पे बहुत ही अच्छा रोड मिलेंगे आपको, और बहुत ही शानदार रोड मिलता है, तो आप बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। अगर मनाली टू ले जाते हैं तो आपको 427 किलोमीटर लगता है। अगर श्रीनगर टू ले जाएंगे वाया कारगिल तो आपको 420 किलोमीटर लगता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस रूट से जाना चाहते हैं। तो अगर मेरे मानिए तो अगर आपको पूरा ओन व्हीकल में जाना है तो आप श्रीनगर रूट से होके जाइए और मनाली रूट से वापस आ जाइए। इससे क्या होगा कि आप श्रीनगर रूट में जब आप जाते हैं तो आपका अल्टीट्यूड बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण आपको माउंटेन सिकनेस नहीं होती है। जब भी हम हाई माउंटेन में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने से आपको सर दर्द हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर हम श्रीनगर रूट से जाते हैं तो जो अल्टीट्यूड है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके कारण कि आपकी बॉडी उसके साथ एडजस्ट कर लेती है। पर अगर आप मनाली रूट से जाएंगे तो आपका जो अल्टीट्यूड है वो सडनली बढ़ेगा, जिसके कारण आपको सिकनेस होने की ज़्यादा चांसेस है। तो अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहते हैं तो आप श्रीनगर रूट से ले जाइए, फिर लेह में घूमिए, और वापस आते टाइम आप मनाली रूट से आ सकते हैं, ताकि आपका दोनों रूट कवर हो सके और आप एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके वापस आए। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है पर आपको व्हीकल से ट्रैवल करना है और वहाँ पे लेह घूमना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको रेंट में कार भी मिल जाएगा, रेंट में बाइक्स वगैरह भी मिल जाएगा, जिसको आप रेंट में लेके आप लेह पहुँच सकते हैं। तो अगर आप रेंट में लेना चाहते हैं तो आपको, अगर मनाली के थ्रू से जाना चाहते हैं तो मनाली में आपको रेंट में मिल जाएंगे बाइक। अगर आप श्रीनगर के रूट में जाना चाहते हैं तो श्रीनगर में भी आपको रेंट में बाइक मिल जाएंगे। रेंट में अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो आपको, अगर बुलेट वगैरह लेते हैं तो 1200-1300 रुपये पर डे का पड़ेगा। अगर आप हिमालयन वगैरह लेते हैं तो आपको अराउंड 1500 रुपये पर डे का पड़ता है।
पर इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि लेह में आप कोई भी रेंटेड बाइक में वहाँ का जो साइट सीइंग है वो नहीं कर सकते, क्योंकि लेह लगभग 6 महीने के लिए बंद रहता है और लगभग 6 महीने के लिए खुला रहता है। तो वहाँ की जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है, वहाँ से लोग अर्न करना चाहते हैं, तो उनकी जो कमाई का जरिया है यही सब ट्रैवल, वहाँ के रेस्टोरेंट, ये सब से उनको कमाई होती है। तो वहाँ पे जो भी आप रेंटेड बाइक से अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो लोकल साइट सीइंग है उस बाइक से आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे वो बैन है। तो वहाँ पे आपको जो लोकल जो भी बाइक रेंटेड पॉइंट्स हैं या कार रेंटेड पॉइंट्स हैं, वहाँ से फिर आपको कार या बाइक बुक करना पड़ेगा, ताकि आप लेह के आसपास जो भी जगह है उसको घूम सके। अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप अच्छे तरह से राइडिंग गियर पहने। आपका जो भी व्हीकल्स है उसका ट्यूबलेस टायर होना चाहिए और आपके पास ट्यूबलेस पंक्चर किट होनी चाहिए, क्योंकि वो रोड्स बहुत ही अप्स डाउन होती है, बहुत सी पत्थर होते हैं, बहुत ही आपको कैनाल के थ्रू से, बहुत ही वाटर लॉजिंग के थ्रू से आपको होके जाना पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको के पास प्रॉपर किट्स होने चाहिए, प्रॉपर राइडिंग गियर्स होने चाहिए, हेलमेट्स होने चाहिए। फिर आप क्या है कि यहाँ पे अल्टीट्यूड्स के कारण और वहाँ पे जो स्नोफॉल्स के कारण कभी भी वेदर गर्मी हो जाती है, कभी भी ठंडी हो जाती है, कभी भी आपको बारिश हो सकती है। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर विंटर जैकेट होनी चाहिए, प्रॉपर रेनी कोट होनी चाहिए, और जो भी आप सामान कैरी कर रहे हैं उसको भी, जो भी बैग्स में ले रहे हैं वो भी वाटर प्रूफ होनी चाहिए, ताकि आपके जो भी सामान से वो गीले ना हो। और लेह लद्दाख में आपके कोई भी प्रीपेड सिम्स वगैरह नहीं चलते हैं, तो आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन होने चाहिए, ताकि आप अपने नियर एंड डियर्स के साथ बात कर सकें वहाँ पहुँचने के बाद। तो ये रहा आप कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ पे। आफ्टर पहुँचने के बाद आप वहाँ पे कहाँ घूमेंगे, नेक्स्ट पॉइंट यही है। पर वहाँ पे क्या है कि आप लेह में पहुँचने के बाद वहाँ पे जो घूमने के पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स रेस्ट्रिक्टेड है, तो आपको उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। तो ये इनर लाइन परमिट आप ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है लिंक, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट ऑनलाइन परमिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आपको डीएम ऑफिस जाना पड़ेगा। लेह में जो डीएम ऑफिस है वहाँ से आप ऑफलाइन परमिट इशू करवा सकते हैं, या कोई भी अगर वहाँ पे ट्रैवल एजेंट को आप बोल देंगे तो वो लोग भी आपके लिए इशू कर देंगे। अगर आप खुद ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू से, कुछ ट्रैवलर के थ्रू से आप वहाँ पे अगर घूमना चाहते हैं, तो वो लोग सारे परमिट्स का काम देख लेंगे, तो आपको उस बात का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो आप जब लेह पहुँच जाएंगे पहले दिन, तो पहले दिन आप चाहे तो थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि आप वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में आए हैं तो थोड़ा आपके सिकनेस होने के चांसेस है। तो आप पहले दिन रेस्ट करें, वहाँ पे मार्केटिंग वगैरह करें, शॉपिंग वगैरह करें, आसपास का जो लोकेशंस है वहाँ पे उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के साथ वहाँ के खाने को एंजॉय करें। और सेकेंड डे आप लेह घूमें। लेह में जो नियर बाय पॉइंट्स है, जैसे कि आपको लेह फोर्ट है, शांति स्तूपा है, गुरुद्वारा पत्थर साहब है, हॉल ऑफ फेम है, मैग्नेटिक हिल है, ये सारे जो पॉइंट्स है उसको आप जाएं और घूमें। वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे मोनेस्ट्री भी हैं, उसको भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत अच्छे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, और एक तिब्बतियन स्टाइल्स वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मिलेगा। और सेकंड डे आप सुबह सुबह ही नुब्रा वैली के लिए निकल जाइए। नुब्रा वैली आप जब जाएंगे तो आप खरदुंगला पास होके जाएंगे। खरदुंगला पास 17,582 फीट एल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, जो कि हाईएस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जिसके थ्रू से आप गुजरेंगे। वहाँ पे थोड़ा रुकिए, वहाँ पे की जो सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किए, फ़ोटो लीजिए, ब्लॉग्स करना है तो ब्लॉग्स बनाइए। फिर आप उसको क्रॉस करके आप लद्दाख के दूसरे साइड में पहुँचेंगे, जिसको बोलते हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली बहुत ही अच्छी जगह है। नुब्रा वैली इज़ फेमस फॉर इट्स वाइट सैंड डिजर्ट्स एंड डबल हम्प्ड कैमल। यहाँ आपको सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ आपको काराकोरम की रेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको श्योक और साइचन रिवर जो है इसकी भी ब्यूटी एंजॉय करने के लिए मिल सकता है। लेह टू नुब्रा वैली की जो दूरी है वो कम है, पर जो मोटरेबल रोड से होके आप गुजरते हैं उसके कारण आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। फिर आप बीच बीच में एक दो जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे ब्यूटी एंजॉय करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ लेंगे। तो ऐसे होते होते आपको आफ्टरनून हो जाती है नुब्रा वैली में पहुँचते हुए। फिर नुब्रा वैली में पहुँचिए, वहाँ पे आप कोई भी रूम ले लीजिए, तो वाइट सैंड डिजर्ट है वहाँ पे जाइए, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। वहाँ पे जो
डबल हम्प्ड कैमल्स होते हैं, उसकी राइड्स करना चाहते हैं तो उसकी राइड्स कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह आप दिस्किट मोनेस्ट्री है नुब्रा वैली में, वहाँ पे जाइए और उसको एक्सप्लोर कीजिए। और उसके बाद आप वहाँ से पेंगोंग सो लेक के लिए निकल जाइए। पेंगोंग सो लेक नुब्रा वैली से आपको 6 घंटे कुछ लग जाएंगे रोड में। मोस्ट ऑफ द जर्नी आपको एक साइड में सियोक रिवर देखने के लिए मिलेगा। पेंगोंग सो लेक मोस्टली 3 इडियट मूवी के बाद फेमस हो गया था। वहाँ पे आमिर खान जी के साथ एक सीन है जहाँ पे वो पेंगोंग सो लेक में वो शूट किया गया है। उसके बाद ये जो भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे पेंगोंग सो लेक देखने के लिए जाते हैं। पेंगोंग सो लेक जो है वो 40% इंडिया के साइड है और 60% चाइना की साइड है, पर इतना बड़ा है कि आपको उसके अगर आप साइड में अगर ड्राइव करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इंडियन साइड को सिर्फ घूमने के लिए। तो पेंगोंग सो लेक जाइए और वहाँ पे आपको बड़े बड़े होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे रहने के लिए, तो आपको अच्छे से कैंपिंग करने के लिए मौका मिल जाएगा। आप पेंगोंग सो लेक के साइड में ही आप कैंप करके रह सकते हैं अगर, तो वहाँ पे रात में कैंपिंग कीजिए, बॉनफायर कीजिए और पेंगोंग सो लेक को एंजॉय कीजिए। फिर आप अगले दिन पेंगोंग सो लेक से चांगला पास के थ्रू से आप ले आ जाइए और आपके टूर को कंप्लीट कीजिए। ये आपका जो टूर है, ये आप अगर कोई बाइक्स वगैरह से पूरा करना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे। अगर कार्स वगैरह से करेंगे तो भी 8 दिन लग जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से डायरेक्ट ले पहुंच रहे हैं तो आप 4 से 5 दिन में ये सारे टूर कर सकते हैं। अगर आपको खुद के व्हीकल से खुद ड्राइव नहीं करना है तो आप सबसे अच्छा है कि ट्रैवल एजेंट से ट्रैवलर बुक कर लीजिए और आप वहाँ पे 2-3 दिन की टूर रहती है नुब्रा वैली और पेंगोंग सो लेक के लिए, तो वो टूर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका खर्चा कैसे होगा और वहाँ पे आप कैसे कैसे खर्चे करेंगे और कितने खर्चे में आप लेह लद्दाख घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप बाइक से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 20,000 में आप पूरा घूम के आ सकते हैं। अगर आप कार वगैरह से करना चाहते हैं तो पर हेड आपको 12 से 15,000 रुपये लगेंगे, क्योंकि आप 4 जन उसमें घूम सकते हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो वहाँ पे जो होटल्स वगैरह हैं उसमें आपको 1200-1500 रुपये में आप 2 से 3 जन लोग रह सकते हैं। अगर आप टेंट में रहते हैं, जैसे कि पेंगोंग से लेक में टेंट में रहना है, आपको 1500 कुछ पड़ जाएगा। फूड यहाँ आपके थोड़े कॉस्टली मिलेंगे और थोड़ा तिब्बतियन स्टाइल खाने के लिए मिलेगा आपको। तो अराउंड आपको पर डे 600-700 रुपये आपको लग जाएंगे आपको फूड के लिए। तो ये अगर आप सारे खर्चा को मिलाएंगे तो वही मैं जो बताया था बाइक के लिए आपको अराउंड 20,000 में हो जाना चाहिए। और अगर पैकेज बुक करते हैं तो आपको 25,000 से 30,000 रुपये लग जाते हैं, वेरी करता है टाइम टू टाइम। तो आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।